दोस्तों नमस्कार। जब कोई मुश्किल में होता है तो उसे राम राज्य का सपना दिखा डालिए, वह सब कुछ भूल जाएगा। 5 बरस पहले आज ही के दिन अर्थव्यवस्था या भारत की इकोनॉमी या भारत की मार्केट इकोनॉमी को लेकर जितने भी सवाल थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए 8 नवंबर 2016 शाम के 8 बजे प्रधानमंत्री तमाम न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर प्रकट हुए थे और उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था। उस नोटबंदी के साथ लगा ऐसा ही था, आने वाले वक्त में इस देश में रामराज्य होगा, यानी ब्लैक मनी नहीं होगी, यानी टेररिज्म के पास जो पैसा जाता है वह नहीं जाएगा, व्यापारी जिस तरीके से कमा ले जाते हैं वह भी नहीं कमा पाएंगे, तमाम पॉलिटिशियंस या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी तादाद में पैसा दबाए हुए है, जो ब्लैक मनी है, वह भी आने वाले वक्त में कोई दबा नहीं पाएगा। और इसके साथ ही इस देश में कमोवेश हर संस्थान, हर इंस्टीट्यूशन और शायद सिस्टम भी उस ब्लैक मनी से मुक्त हो जाएगा और उस कैश की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा और उसके बाद इस देश में डिजिटल इकोनॉमी चलने लगेगी। वाकई ये राम राज्य की तो स्थिति थी जिसमें कुछ भी गलत होगा नहीं, लेकिन यह कहां पता था कि बीते 5 बरस में इस देश के भीतर में जो हुआ, जिस रूप में हुआ, उसका छोटा सा पाठ सिर्फ इतना भर है कि इस देश में काला धन बढ़ सकता है। नोटबंदी के बाद इस देश के भीतर में कैश ट्रांजैक्शन बढ़ सकता है। नोटबंदी के बावजूद इस देश में पार्टी फंड बढ़ सकता है और ब्लैक मनी अलग अलग रास्तों से पार्टी के पास पहुंच सकती है। नोटबंदी के बावजूद इस देश के भीतर में बेरोजगारी बढ़ सकती है। नोटबंदी के बावजूद इस देश में कोर सेक्टर पूरे तरीके से धराशायी हो सकता है। नोटबंदी के बावजूद इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जिन्होंने पैसा अपनी अंटी में, शायद पुरखों का पैसा भी जमा करके रखा होगा, घर के बड़े बुजुर्गों ने भी, वह भी साफ हो जाएगा और उसके बाद हर कोई मोहताज हो जाएगा 2 जून की रोटी के लिए, यह भी नोटबंदी के बाद। और इतना ही नहीं, पूंजी चंद हाथों में सिमट जाएगी नोटबंदी के बाद और बैंकों को कंगाल इसी दौर में बनाया जाएगा नोटबंदी के बाद। और यही परिस्थिति इस देश में सहकारिता बैंकों को कैसे हड़पा जाए, इसका भी रास्ता दिखा देगी सत्ता को नोटबंदी के बाद। और इतना ही नहीं, जो ईडी और आईटी है, इसके बाद किसी भी दरवाजे पर यह कहकर दस्तक दे सकेगा कि दरअसल आपके पास काला धन है या आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नोटबंदी के बाद ये मामले बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते ऐसी परिस्थिति आ गई कि जनता भूख के दायरे में आकर सिमट गई और हर कोई जो कल तक शायद खुद के लेकर अपने ऊपर आश्रित था, वो सत्ता पर आश्रित हो गया। लोग भूल गए 126 लोगों से ज्यादा की मौत लाइन में लगकर 5 बरस पहले हुई थी। तब वह नोट बदलवाने निकले थे। उस समय 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, लेकिन उसके बाद 500 और 2000 के नोट बाजार में आ गए और परिस्थितियां बिल्कुल उलट बनती चली गई। इस दौर ने क्या सिखाया? इस दौर ने खुले तौर पर 3 बातों का जिक्र साफ कर दिया कि इस देश में करप्शन नहीं चलेगा। करप्शन सिस्टम का हिस्सा होता रहा इससे पहले, लेकिन करप्शन ही सिस्टम में तब्दील अगर कर दिया जाए तो लोग सिस्टम को भूल जाएंगे, करप्शन को भूल जाएंगे नोटबंदी के बाद। और शायद हम आज जो आपके सामने इन बीते 5 बरस में सरकार के जिस राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को लेकर प्रयोग का जिक्र करना चाहते हैं, उसका छोटा सा जिक्र उस वक्त 2016 में उस वक्त के सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनकी किताब हमारे पीछे रखी हुई है, अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने इस किताब में जिक्र किया है कि वह भी नॉर्थ ब्लॉक में बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे और अचानक झटके में जब प्रधानमंत्री ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया तो वो झटका खा गए। किसी भी देश में यह सब कुछ तो तब होता है जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हो, जब अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो चुकी हो और ऐसी परिस्थिति देश के सामने हो कि ऐसे में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के अलावे कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद सरकार सारी चीजों को अपने हाथ में ले ले, लेकिन चलती हुई परिस्थितियों के बीच ऐसी स्थिति आ जाए। अरविंद सुब्रमण्यम ने इस किताब के भीतर कई चीजों का जिक्र किया है और हमें लगता है कि इसके ठीक समानांतर उस वक्त अगर आप चले जाइएगा तो आपको आरबीआई के गवर्नर उस समय रघुराम राजन हुआ करते थे। वह तुरंत सितंबर के महीने में उनको हटाया गया था, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा था, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लिया। 2013 के सितंबर से 2016 के सितंबर तक
रघुराम राजन गवर्नर हुआ करते थे और जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने बताया था इस देश के बैंकों को जो कंगाल बना रहे हैं उन कॉरपोरेट की लिस्ट उन्होंने एक बंद लिफाफे में प्रधानमंत्री ऑफिस को सौंपी थी। वह लिफाफा कितनी बार खुला, कितनी बार देखा गया, लेकिन कोई नाम आप नहीं जान पाए, कोई नाम सामने आ नहीं पाया। वो कौन लोग थे जो इस देश में बैंकों को इस दौर में कंगाल बनाते चले गए, वो कितनी बड़ी तादाद में, और क्या इस देश के भीतर में एक नया सिस्टम डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद से बिल्कुल अमल में लाने की शुरुआत हो गई। एक ऐसा सिस्टम जिसमें बैंक से कर्ज उठा सकते हैं, उसे आप उसके बाद नहीं चुका सकते हैं, उसके बाद उसी पैसे से सरकारी या इस देश के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसको आप खरीद सकते हैं और सरकार कौड़ियों के मोल आपको दे देगी। पैसा वही बैंक का ही है जो इस देश के कस्टमर का पैसा है जो बैंकों में जमा है। कस्टमर्स पर क्या बोझ पड़ेगा थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। जो बैंक से आज की तारीख में इंटरेस्ट ज्यादा चाहते हैं या लोन लेने के बाद इंटरेस्ट ज्यादा देने की परिस्थिति में लाकर उनको खड़ा कर दिया गया है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप बैंक से कर्ज लीजिए, बैंक से कर्ज मत चुकाइए, उसी पैसे से सरकारी और इस देश की संपत्ति को आप खरीदना शुरू कीजिए। उस संपत्ति से मुनाफा बनाइए। जो संपत्ति आप पीएसयू किसी और को जब बेची जाती है तो आप भी अपने तौर पर किसी और को पीएसयू से जो आपने खरीदा है उसमें शेयर होल्डिंग कर लीजिए, कुछ और को बेच दीजिए। और सरकार सत्ता यह सब आपके लिए एक अनुकूल हालात बनाने के लिए कुछ कानून लेकर आएगी। उसमें आईबीसी भी होगा यानी बैंकरप्सी एक्ट भी उसमें शामिल हो जाएगा, उसमें एनसीएलटी भी होगा। उसमें सरकार यह भी व्यवस्था करेगी कि जब आप बैंकों से कर्ज ले रहे हैं तो आपको कर्ज दिखाई उसकी किताब में ना दे तो हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। और शायद बैंक लोन इस दौर में आप लगातार बढ़ाते चले जा सकते हैं और इसकी एवज में आपको सत्ता को कुछ पैसा देना होगा जो पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर दिया जाएगा। आपके पास अगर बहुत पैसा है या हमें बहुत पैसा चाहिए तो हम इसके लिए आपके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आएंगे। कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन दे रहा है, कहां दे रहा है, लेकिन वो पैसा हमारे पास खिंचे हुए चला आएगा। और उसमें ब्लैक मनी का जिक्र मत कीजिए, ये तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है क्योंकि इस देश को चलाना भी तो उसी पॉलिटिकल पार्टी को है जिसने इस नियम कायदे को बनाए और आपके लिए रेड कारपेट बिछा दी है। तो आप ले लीजिए और फिर हमको कुछ दे दीजिए और चीजें चलती रहे। ये एक नया सिस्टम बनते चला जा रहा था। इसी दौर में सत्ता इसी पूंजी से सियासत साधने की शुरुआत करती है। इसी दौर में जो कर्जवार धनवान थे, जो धनवान होते चले जा रहे थे, वह विकास की चकाचौंध हमेशा दिखाते चले गए। जो आरबीआई थी वो खामोश हो गई और सत्ता के नियम को पालन करना ही उसके ऊपर आकर टिक गया। यानी इस देश के भीतर में सीएजी उसकी ऑडिट नहीं कर सकती है, वो ऑडिट नहीं करती है क्योंकि सरकार इजाजत नहीं देती है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो कर सकती है, बैंकों का और आरबीआई का ऑडिट कर सकती है, लेकिन सीएजी को इसकी इजाजत नहीं है। यह अलग मसला है कि इस दौर में सीएजी भी पूरी तरीके से सत्ता के नियम कायदों के हिसाब से चलने लगी और सत्ता के नियम कायदे उसकी अपनी सत्ता के लिए होते हैं। इस देश का जिक्र थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्योंकि समूचे विकास का आधार पूंजी की लूट में इसी दौर में तब्दील हुआ। इसी दौर में लूट ही सिस्टम हो गया जो इकोनॉमी का आधार बन गया और इस सिस्टम का जो बिल्कुल अलग अपने आप को मानता होगा उसे सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। और अरविंद सुब्रमण्यम जो सरकार जिस डाटा को बोलती थी इस डाटा को रखिए, अरविंद सुब्रमण्यम कहते थे हम उस डाटा को कैसे रख दें, जबकि इस देश की अर्थव्यवस्था में वो डाटा फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन सरकार को तो चकाचौंध दिखानी थी और मीडिया उस चकाचौंध को पकड़कर और उसमें चंद हीरे जड़ने की स्थिति में था। तो अरविंद सुब्रमण्यम वहां से निकल आए। हालांकि जिक्र उन्होंने इस बात का किया, उन्हें वापस पढ़ाने जाना अब इसमें मन नहीं लगता है, लेकिन जिक्र तो नोटबंदी के साथ राम राज्य का हुआ था। और शायद इसीलिए जो सीलबंद लिफाफा जिसमें कर्जदारों के नाम थे जो रघुराम राजन ने सौंपे थे, उस नामों का जिक्र उन्होंने 4 फरवरी 2015 को उस सीलबंद लिफाफे के जरिए कर दिया था। और उसके बाद 5 अप्रैल 2015 को उन्होंने दोबारा लेटर लिखा था कि क्या कार्रवाई हो रही है, एक्शन क्या लेंगे इस बैंक फ्रॉड को लेकर, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर हम हैं, हमें चीजें समझ में आ रही है। लेकिन ध्यान दीजिए उस वक्त लिफाफे में जो इंडस्ट्रीज के कुछ नाम थे उन पर कार्रवाई बाद में हुई। सीबीआई ने कार्रवाई की लेकिन उस समय नहीं की, बल्कि उसके बाद उनको और राहत और रियायत मिलती चली गई और शायद इसीलिए बैंकों से कर्ज उठाना जारी रहा। और उसके बाद जब वसूली की स्थिति आई तो ओवरऑल वसूली इस देश के भीतर में जो
40% से ज्यादा हो नहीं पाई, यानी 60% लेकर उड़ गए वही रईस लोग जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के नाम पर बैंकों से कर्ज ले रहे थे। और ये सारी रियायत और सारी सुविधाएं एक के बाद एक नियम कायदे कानून इस देश में हटते भी चले गए और बनते भी चले गए। सरकार कहती थी कि दुनिया कहती है कि खास तौर से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की राय है यहां पर कानूनी अड़चने बहुत हैं। और देखिए, हमने 500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया और उसकी एवज में जो कानून खड़ा किया इंडस्ट्रीज के लिए, कर्ज लेने वालों के लिए, जो बैंकरप्ट खुद को दिखा सकें उनके लिए, और उसके बाद उनसे पैसा जो वसूला जाए, उस वसूली के बाद भी वो रईस के रईस रहे, उनके पास चार्टेड रहे, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो भाग सकते हैं या घूम सकते हैं। ये सारी परिस्थितियों बनाने के लिए अलग अलग कुछ नियम भी बनाए गए, जिसमें हमने जिक्र किया एनसीएलटी और आईबीसी उसके दायरे में सबसे अव्वल नंबर पर आता है। उसका डाटा भी हम आपको जरूर बताएंगे आज, क्योंकि जिस स्थिति में यह सारी परिस्थिति थी उसमें सवाल सबसे बड़ा यह था, क्या वाकई नोटबंदी से पहले और नोटबंदी के बाद की स्थिति, नोटबंदी के तुरंत बाद की स्थिति में एक एनालिसिस करना जरूरी है कि बैंक कंगाल कैसे होते चले गए। बैंकों को इस दौर में लगातार कंगाल किया जाने लगा। हालांकि जिक्र बार बार डिमोनेटाइजेशन के साथ इस देश में निजीकरण का हुआ, इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट का हुआ, और इस देश के भीतर में जो भी योजनाएं जिस रूप में हो रही थी, हमने उस लिफाफे के बाद जिन पर कार्रवाई हुई और जो कार्रवाई के दायरे में आए उसमें कुछ कंपनियां जरूर आती हैं, लेकिन इन सबको इस दौर में कितना पैसा दिया गया उसको जानने से पहले एक चीज जानिए। दो चीजें आपको समझ लेनी होंगी आज। एक, कोविड से पहले की परिस्थिति में चले जाइए, इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लूटा गया, किस तरीके से बैंकों को कंगाल बनाया गया। और दूसरा, मनमोहन सिंह जब जा रहे थे और मोदी जब आए और नोटबंदी लेकर आए, तो उन दोनों के बीच की परिस्थितियों में वो कौन कौन से क्षेत्र थे जिन्होंने खूब पैसा उठाया, पैसा नहीं लौटाया, और सरकार ने भी उनको रियायत दे दी, क्योंकि इस देश के डेवलपमेंट में उनका योगदान बहुत रहता है। हम आपको कुछ सेक्टर बताते हैं, उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को आप अपने जहन में लाते चले जाइएगा। जो जिस सेक्टर के महारथी हैं उन सभी ने लोन लिया। मसलन 2013-14 का मतलब है मनमोहन सिंह का वो आखिरी सत्ता का काल, क्योंकि 2014 मार्च में खत्म होता है, उसके बाद अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर और मई में मोदी सत्ता आ गई 2014 में। 2013-14 में माइनिंग और कोल के क्षेत्र में जो एनपीए था वह 2442 करोड़ था, और जब नोटबंदी आ गई और नोटबंदी के बाद जो मार्च का महीना 2017 का था, उस समय 6511 करोड़ की स्थिति में एनपीए आकर खड़ा हो गया, यानी 3 गुना एनपीए बढ़ गया माइनिंग और कोल सेक्टर में। पेट्रोलियम, गैस प्रोडक्ट और न्यूक्लियर फ्यूल 2013-14 में यह 1525 करोड़ था एनपीए, जो कि 2017 के मार्च तक बढ़कर हो गया 6212, यानी कई गुना ज्यादा, 5 गुना लगभग ज्यादा बढ़ गया। सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स 2013-14 में एनपीए इस सेक्टर का था 3226 करोड़, जो 2016-17 में बढ़कर हो गया 16947 करोड़। बेसिक मेटल और मेटल जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई बात करें तो मनमोहन सिंह के काल 2013-14 में यह लगभग एनपीए था 28,210 करोड़, जो 2016-17 में, यानी 2 ही साल तो बीते हैं, उसके बाद 2017 के मार्च तक आते आते यह हो गया 1,89,540 करोड़। कल्पना कर रहे हैं कितना बढ़ गया, यानी लगभग 8 गुना ज्यादा बढ़ गया। कमाल की स्थिति है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे उस समय तक एनपीए था मनमोहन सिंह के काल तक 20,967 करोड़, जो बढ़ के 1,74,763 करोड़ हो गया। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 4,530 करोड़ से बढ़कर 20,391 करोड़ पर पहुंच गया। जो पावर सेक्टर था इसने भी बड़ी लूट मचाई, 5,228 करोड़ से बढ़कर यह पहुंच गया 27,792 करोड़। सिर्फ मनमोहन सिंह के हटने के बाद और नोटबंदी तक पहुंचने की स्थिति में इस देश को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा किया गया। एक इंडस्ट्री सेक्टर को अगर आप पूरा जोड़िएगा तो इंडस्ट्री सेक्टर का एनपीए 2014 के मार्च तक था 1,48,735 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2017 में नोटबंदी के अगले 3 महीनों तक बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 5,25,898 करोड़।
ये डॉक्यूमेंट्स डराने वाले हैं क्या? इस दौर में अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा था क्या? इस दौर में इकोनॉमी की लूट मची हुई थी क्या? इस दौर में देश के जो अपने खून पसीने से जो बीते 70 बरस की कमाई थी उसको कौड़ियों के मोल लुटाया जा रहा था क्या? इस दौर में देश का पैसा जो बैंकों में, जो इस देश के कस्टमर्स का पैसा है, उस पैसे की लूट खुले तौर पर हो रही थी क्या? लगता तो यही है कि ऐसी परिस्थिति में थी। अब यहां पर एक सवाल यह आता है कि जो लेटर, जो बंद सील लिफाफा दिया गया था रघुराम राजन की तरह पीएमओ को, उसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई की स्थिति भी इतने लेट क्यों शुरू हुई? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कुछ जो कंपनीज के नाम थे, उसमें विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी यानी सीबीआई ने 2017 में बुक किया। अप्रैल 2017 में सीबीआई ने बुक किया और इनका नाम 2015 में जा चुका था। इस दौर में इन्होंने हजारों करोड़ रुपया और उठा लिया। इनसे जुड़े हुए लोगों का जिक्र आपके जहन में तुरंत मेहुल चौकसी और नीरव मोदी आ सकता है, आना चाहिए। इसी तरीके से जूम डेवलपर, सूर्या विनायक, डेक्कन क्रॉनिकल, फर्स्ट लीजिंग कंपनी, बायोटेक इंडस्ट्री, बायोलोर इंडस्ट्री, सूर्या फार्मास्यूटिकल्स, प्राइम सुपरएक्स, प्राइम पल्सेस, ये सारी चीजें आती चली गई और इस दौर में बैंकरप्सी प्रोसेस को और शार्प किया गया और जानकारी दी गई कि हमको किस रूप में कैसे काम करना है। इस दौर में बैंक के जरिए जो बैड बैंक क्रिएट किया गया जिसको नेशनल एसेट रिकंसंट्रेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। इसमें बैंकों ने 28 अकाउंट्स डाले, लगभग 82,500 करोड़ के। इसमें होता है कि यह जो बैड बैंक के तौर पर जो NALRC है, NARCL जो है, ये बैंक को कुछ पैसा लौटाता है। और इसके बारे में जब हमने जानकारी हासिल शुरू करनी की कि आखिर कितना पैसा लौटाया गया और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनके पास जब पैसा आता चला गया, जिसमें खास तौर से वो कितना लोन लेते थे और कितना लौटाते थे, उसके आंकड़े भी डराने वाले। ये सब कुछ नोटबंदी और उसके बाद एक नया प्रयोग इस देश में GST का हुआ। GST के जरिए इस देश में कंज्यूमर को यानी उपभोक्ताओं को सस्ते में चीजें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस बात का जिक्र होता था। और कई उस दौर के जो एक्टिविस्ट थे वो पीएमओ तक गए और कहा कि देखिए, दिल्ली में ये कीमत है, अरुणाचल में वो कीमत है, केरल में ये कीमत है, राजस्थान में कुछ और कीमत, क्यों नहीं GST बना दिया जाए, सब जगह एक ही तरह की वसूली होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में व्यापारी की नींव हिल गई। वह तमाम इंडस्ट्रीज जो अपने अपने क्षेत्र में इससे पहले आगे बढ़ रही थी, एक झटके में लड़खड़ाने लगी। सवाल यह था कि यह सब कुछ हो रहा था तो वसूली कितनी होती और कैसे वसूली की जा रही थी। भूषण स्टील ने मान लीजिए 55,000 करोड़ रुपया लिया, उससे वसूला कितना गया? 35,000 करोड़ रुपए। बाकी 15,000 20,000 करोड़ रुपया नहीं ले पाए। लैंको ने 45,000 करोड़ रुपया लोन लिया, वसूला जा सका सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया। एसआर स्टील, उसकी जानकारी आई, लगभग 49,000 करोड़ लिया गया, 47,000 करोड़, उससे भी नहीं लिया जा सका। भूषण पावर ने 45,000 करोड़ लिया, सिर्फ 19,000 करोड़ रुपए उससे वसूला जा सका। और ये अलग अलग, चाहे वो आलोक इंडस्ट्री हो, एमटेक ऑटो हो, मोनेट इस्पात हो, इलेक्ट्रो स्टील हो, इरा इंफ्रा हो, जेपी हो, बीबीजी शिपयार्ड हो, ज्योति हो, ये तमाम कंपनियों की एक फहरिस्त जब बनाई गई तो पता चला कि लगभग 60% नहीं लौटाया गया। अब आप सोचिए कि आप 100 रुपया लेते हैं और 40 रुपए उसी में से लौटा देते हैं, लेकिन 100 रुपए जिस लिए लिया गया आपके जरिए, वो 60 रुपए में आप ऐश कर सकते हैं इस देश के भीतर में। अगर वह करोड़ों में लिया जा रहा है, अरबों में लिया जा रहा है, तो यह रईसी और यह परिस्थिति कैसे आती चली गई। और इसी दौर में इस देश के बैंक धीरे धीरे कंगाल होने की स्थिति में आ गए। सवाल बार बार यह उठा कि आखिर क्यों बैंकों की ऑडिट क्यों ना की जाए। लेकिन सवाल था कि बैंकों के डायरेक्टर्स भी सत्ता से प्रभावित लोगों को ही बनाया गया। वही डायरेक्टर्स मीटिंग में निर्णय लेते हैं, वह सत्ता के अनुकूल ही लेंगे क्योंकि उनको डायरेक्टर पद पर बने रहना है। ये सारी परिस्थितियां कैसे चलती चली गई। एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए, जिसमें मैं आरबीआई के डायरेक्टर्स की फहरिस्त में एक नाम गुरुमूर्ति जी का भी आता है। गुरुमूर्ति जी एक वक्त बड़े ही शानदार तरीके से स्वदेशी की भी वकालत करते थे और संघ के सोच के नजदीक भी थे, लेकिन इस दौर में तो संघ भी बदल गया और स्वदेशी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में खो गया। अब सवाल यह था कि क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई इस देश के भीतर में जहां पर हर चीज लूटी और लुटाई जा रही थी। हमें लगता है कि इसका डाटा कई माध्यमों से सामने आया। यह डाटा मसलन अगर आप मार्च 2020 तक देखिए, जो NCLT है, जिसका मतलब बहुत साफ था कि मार्च 2020 हम बता रहे हैं ठीक कोविड से पहले की परिस्थिति। उसके बाद इस देश को कोविड ने अपने जहन में ले लिया।
एनसीएलटी के पास उस समय तक, अगर जो कोविड का बहाना सरकार बनाती है, इकोनॉमी ठप हो गई, ये हो गया, एनसीएलटी के पास इस देश के 3,774 केसेस आए। ये केसेस कॉरपोरेट से जुड़े थे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। ये लोग कहते थे पैसा नहीं है, हमारी कंपनी को बेच डालिए, जो वसूलना है वसूल लीजिए। लेकिन इन लोगों ने बैंकों से कर्ज भी लिया हुआ था, और इस देश के जो 21 बैंक थे, जिसमें के बाद 18 बैंक हो गए और आज की तारीख में 12 बैंक हो गए, इसका भी एक अलग गणित है। उसका घाटा नुकसान कितना इस देश के कस्टमर्स को, जिनका पैसा बैंकों में जमा है, उनको उठाना पड़ा, यह भी हम बताते हैं आपको। लेकिन एनसीएलटी का जिक्र, 3,774 केसेस इस दौर में पहुंचे, एडमिट हुए एनसीएलटी के पास। 2,170 केसेस पेंडिंग पड़े रहे। 1,604 केस रिजॉल्व किए गए, लेकिन रिजॉल्व में से भी सिर्फ 221 केस का ही रिकवरी की गई। यानी 3,774 केसेस में से सिर्फ रिकवरी 221 केस में हुई। बाकी की परिस्थितियां क्या इस दौर में, जब वह एनसीएलटी के पास चले गए तो उसके बाद लोन नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं। बैंकों ने उसके बाद भी उन्हें कर्ज दिया और वह दूसरे नाम से अपनी कंपनी को शुरू कर दिए। वो कंपनी बनी जरूर, इंफ्रास्ट्रक्चर बना जरूर, लेकिन इस दौर में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो रोजगार कहां होगा? इस दौर में अपने आप को सुविधाओं से लैस करने की परिस्थितियां आती चली गई, तो फिर क्या होगा? तो जो लकीर इस देश के भीतर में खींची गई, उसका असर इस दौर में यही होता चला गया कि सरकार बार बार क्या कहती थी कि पहले का अंधेरा आपको याद है, पहले के गड्ढे आपको याद हैं, और भविष्य का उज्जवल उम्मीद आप जगा लीजिए अपने भीतर। और इस मौजूदा वक्त में धीरे धीरे देश को कंगाल और खोखला बनाया गया और चंद हाथों में पूंजी समेटने की परिस्थिति में ले आकर खड़ा कर दिया गया। शायद इसीलिए अगर ऑफिशियली देखिएगा तो मनमोहन सिंह के जाते वक्त एनपीए इस देश का 2,78,000 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते 10 लाख करोड़ को पार कर गया। इस दौर में कितना रिटर्न ऑफ किया गया, कितना किस रूप में और कर्ज दिया गया, और सबसे बड़ा झटका इस दौर में एमएसएमई के जरिए भी लगा, जो पैसा इसलिए दिया जा रहा था कि जो एमएसएमई के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कराए हुए उसकी जिंदगी चलती रहे, क्योंकि रोजगार तो पैदा हुआ नहीं, काम हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन नेगेटिव में है, एक्सपोर्ट हमारी नेगेटिव में चली गई, हम अपने भीतर, हमारा कंज्यूमर कंगाल होने लगा, वो कुछ खरीद कर स्थिति में नहीं था। ये सारी परिस्थितियां उस नोटबंदी में, जिसमें कतार में 126 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन किसी ने शोक नहीं मनाया, कोई किसी बात पे इस देश में रोया तक नहीं। क्योंकि जब हम उसका आंकड़ा देखना शुरू करते हैं कि आखिर कितना किस रूप में बैंकों को कंगाल बना दिया गया, और जो भी नियम कायदे इस दौर में लाए गए, ये अलग मसला है कि बैंक से जुड़े हुए अधिकारियों ने भी कहा, जो खासतौर से इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वह भी कहता रहा, साहब ये लूट मची हुई है, आप ध्यान दीजिए, आप एक काम कीजिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाइए, आप एक काम कीजिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाइए, आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस देश के भीतर में जो लोन दिया जा रहा था, सरकार खुद ही निर्धारित करती है कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर है, कौन सा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है। जो 2018-19 का हम आपको एक डाटा देते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है उसको कितना लोन दिया गया। मसलन 2019 में हमारा जो एनपीए था, बैंकों से लिया हुआ जो पैसा नहीं लौटा था, उसमें 7,39,000 करोड़ था। उसमें से 5,42,000 करोड़ रुपया नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया गया था, जिसने नहीं लौटाया। और 2018 में 8,95,000 एनपीए था, जिसमें से 7,08,000 करोड़ रुपया नॉन प्रायोरिटी में था। यानी मैक्सिमम नॉन प्रायोरिटी को आप लोन दे रहे थे, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन आप बहुत कम दे रहे थे। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि 2018 के बाद इलेक्शन का दौर था, इस दौर में याद कीजिए, तो रिटर्न ऑफ बड़ी तादाद में कर दिया गया। 2 लाख करोड़ से ज्यादा एक साल के भीतर में रिटर्न ऑफ यानी माफ कर दिया गया, उसको बैंक की बुक से हटा दिया गया। तो जो 2018 में एनपीए बैंक दिखा रहे थे लगभग 9 लाख करोड़, वह एक झटके में लगभग 7.5 लाख करोड़ पर आ गया। यह बुक दिखाने की परिस्थिति, अब आप क्या कर सकते हैं। यह एक ऐसी सोच इस देश में नोटबंदी की इकोनॉमी के साथ शुरू हुई, जिसके बाद जब नजर आया कि इस देश में सरकार का ध्यान कहां है और पैसा क्यों नहीं लौट पाता है। 4 सेक्टर हैं, इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर और पर्सनल लोन। एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 11%, जिस पे इस देश के 60% लोग टिके हुए हैं।
और बैंकों ने जो लोन लिया उसमें आपको जानकर एक एनजीओ ने बड़ा शानदार काम किया है कि जो किसान लोन लेता है और लोन नहीं लौटा पाता है उसकी तादाद तो सरकारी आंकड़ों में आपको पता चल जाती है, लेकिन कितने किसान हैं इस देश के भीतर में जिनकी बैंक जो थे, कोई गाय उठाकर ले गया, कोई बकरी ले गया, किसी की जमीन गिरवी कर ली। उसका एक टेंटेटिव डाटा आता है, इस देश के लगभग 1,80,00,000 किसान छोटे बड़े ऐसे हैं इस देश के भीतर में जो कहीं ना कहीं बैंकों की हुकूमत के सामने नतमस्तक हो गए, या तो उनकी जमीन बैंक के हवाले हो गई या फिर जो छोटी जमीन होगी वह उसका कर्ज में फंस के रह गए। किसी की बकरी, किसी का गाय कुछ उठाकर लेते चले गए, या किसी से फसल अब भी लेते हैं लेकिन बड़े कॉरपोरेट से ले पाने की स्थिति में ये नहीं आते हैं। तो एक ऐसा सफर इन 5 बरस का है जिसने भारत की इकोनॉमी के सामने कुछ ऐसे सवालों को खड़ा किया जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, किसी के भी, या चाइना बनते हुए देखना चाहते हैं। यहां पर एनपीए क्या है यह भी जानना चाहिए। हमारे यहां एनपीए जो है लगभग 11% प्लस पे आ गया है। जो दुनिया के दूसरे देश हैं जैसे यूएसए 0.9%, यूके यानी ब्रिटेन 1.1%, जर्मनी 1.2%, साउथ अफ्रीका 3.2%, चाइना 1.8%, सबसे ज्यादा पुतिन के देश में है, यानी रशियन फेडरेशन जो है उसका 10% है, वह भी भारत से ज्यादा है। भारत का उसकी तुलना में भी ज्यादा है। हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक आखिरी बात शायद इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इस देश की अर्थव्यवस्था का पाठ जो भी पढ़ा, जिस रूप में भी पढ़ा, उसका एक आखिरी सच यह है, इस दौर में काला धन विदेशी बैंकों में बढ़ा और देश के भीतर बढ़ा। कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। इस देश में कैश ट्रांजैक्शन जो 17 लाख करोड़ का था वह बढ़ते बढ़ते 28 लाख करोड़ को पार कर गया। इस दौर में जो हमारी जीडीपी का पैसा है उसकी तुलना में भी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, कैश ट्रांजैक्शन ही बढ़ना शुरू हुआ। इस दौर में जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड होना चाहिए वह हजारों करोड़ में ब्लैक मनी ट्रांसफर होके बॉन्ड के जरिए, या 20,000 से कम में आप जब देते हैं तो उसमें लिखना नहीं पड़ता है कि कौन दे रहा है, उसका भी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बढ़ गई, जिसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन और आरबीआई ही देती है। इस दौर में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। इस दौर में प्रोडक्शन सबसे न्यूनतम में आ गया। इस दौर में सहकारिता बैंक कंगाल होने लगे और इस देश में सहकारिता मंत्री का पद भी क्रिएट कर दिया गया। इस दौर में ईडी और आईटी ने सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चुराने वाले मामलों को पकड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इसी दौर में और फल फूलने लगा। इसी दौर में टैक्स की चोरी बढ़ गई। इसी दौर में पूरा सिस्टम उस करप्शन में समा गया, यानी कल तक करप्शन सिस्टम का हिस्सा था, वह करप्शन ही सिस्टम में इस रूप में तब्दील हो गया कि हम आप देख ही ना पाएं कि जो कुछ भी हो रहा है वह देश हित में है, वह राष्ट्र हित में है, वह इस देश के लिए है। यही 2-3 शब्द लगातार रेंगते चले गए और सिस्टम पूरे तरीके से इकोनॉमिक एस्पेक्ट में या सोशल एस्पेक्ट में या वेलफेयर स्टेट की सोच के हिसाब से बदलकर नेशनल एस्पेक्ट में आकर खड़ा हो गया और कहा गया यही राष्ट्रवाद है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।